हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, सीटेट और यूपी टेट को टारगेट करते हुए हम आज से एसएसटी की क्लासेज शुरू कर रहे हैं। यानी कि आपका सीटेट में भी जो 60 नंबर का एसएसटी का पोर्शन पूछा जाता है, यूपी टेट में 60 नंबर का जो एसएसटी का पोर्शन पूछा जाता है, इसके लिए आपको आज से एनसीईआरटी की थ्योरी प्लस पीवाई की क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें हम सबसे पहले जियोग्राफी शुरू कर रहे हैं। जो क्लास 6 की एनसीईआरटी जियोग्राफी है, भूगोल है, इसकी ये पहली क्लास होगी। ठीक है, और यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं। पहले हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर की थ्योरी पढ़ेंगे और लास्ट में इस चैप्टर से रिलेटेड जो पीछे पीवाईक्यू पूछे गए हैं, सिर्फ इसी चैप्टर के उन पीवाईक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और बहुत प्यारा, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर होगा ये। चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपको बेहतरीन क्लासेज यहाँ से मिलेंगी। थ्योरी बहुत प्यारी है और आपको पढ़नी भी पड़ेगी। यदि आप सीटेट यूपी टेट क्रैक करना चाहते हैं तो आपको थ्योरी बहुत डीप पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अब बहुत डीप पूछता भी है। चलिए देखिए, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। जैसे ही सनसेट होता है उसके बाद आप ऊपर देखिए, आकाश की तरफ देखिए तो कितना प्यारा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं। आप तारे देखते हैं, शुरुआत में कुछ एक तारे, दो, तीन, ऐसे बहुत कम कम तारे दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। हम लोग बचपन में खूब गिनने की कोशिश करते थे, लेकिन गिन नहीं सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। कुछ चीजें जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले। भाई जो आकाश है वो छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। वस्तुओं का मतलब यहाँ पे छोटे छोटे तारे है ना। कोई तारा बहुत ज़्यादा शाइनिंग कर रहा है, कोई हल्का शाइनिंग कर रहा है ना। किसी में ज़्यादा चमक है, किसी में कम चमक है। तो इस तरीके से कुछ धुंधले हैं तो कुछ चमकीले हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। बड़ा प्यारा लगता है जब कभी आकाश के नीचे आप गर्मी में सो रहे हों तो ऊपर देखिए, है ना। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं कि जैसे वो टिमटिमा रहे हों, उनमें लाइट जल रही हो, बुझ रही हो, जल रही हो, बुझ रही हो, ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट दूसरों से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो ये बड़े प्यारे दिखते हैं आकाश में। और कहता है कि इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। लगभग क्यों लगा है? क्योंकि हम एक आध दिन बीच में नहीं भी चंद्रमा दिखाई देता है, तो लगभग प्रतिदिन हम चंद्रमा को भी देखते हैं। ये अलग अलग समय पर अलग अलग शेप और अलग अलग कंडीशंस में हमको दिखाई पड़ता है चंद्रमा। हालांकि हमको लगभग दिखता तो रोज है, लेकिन उसका जो शेप है, उसका जो साइज है, वो घटता बढ़ता रहता है। अलग अलग स्थितियों में हमको दिखाई देता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। पूरा चंद्रमा जिस दिन निकलता है, लाल लाल, देखो कितना प्यारा लगता है ना। एकदम जैसे बहुत बड़ी बॉल हो कोई रेड। तो पूर्ण चंद्रमा को आप लगभग 1 महीने में सिर्फ एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है, जिसको हम पूर्णिमा कहते हैं कि आज पूर्णिमा है। 15 दिन के बाद हम इसको नहीं देख सकते। ये फिर नए चंद्रमा की रात्रि होती है, या फिर इसको फिर हम अमावस्या कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अमावस्या कहा जाता है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ हो तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। साफ का मतलब यहाँ पे जिस दिन बादल वगैरह ना हो तो आप आसमान में देखिए ऊपर, आपको बहुत बढ़िया से सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। पॉइंट कहता है, क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? तो पहले आश्चर्य होता था कि दिन में ये सब कहाँ चले जाते हैं, लेकिन अब हम लोग समझदार हो गए तो हम जान गए हैं कि ये दिन में दिखाई क्यों नहीं देते।
तो कहता है कि क्या आश्चर्य नहीं होता कि ये जो चीजें रात में चमकती हैं, चंद्रमा है, ये दिन में क्यों नहीं दिखाई देता? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण, क्योंकि जो सूर्य है इसका जो प्रकाश है वो बहुत तेज है और रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। सूर्य के प्रकाश के आगे इनकी जो चमक है वो डाउन हो जाती है, तो हम इनको नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। यानी कि जो भी चीजें रात में आसमान में चमक रही हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड कहते हैं। ठीक है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं, जैसे ये कि आपका सूर्य हो गया। ठीक है। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, जैसे कि सूर्य हो गया। सूर्य के पास अपनी ऊष्मा है, अपना प्रकाश है, इसको किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं है, जैसे तारों चंद्रमा को लेना पड़ता है। तो सूर्य जो है इसके पास अपनी ऊष्मा, अपना प्रकाश है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं और सूर्य भी एक तारा ही है। सूर्य क्या है? जो सन है हमारा, यह भी एक तारा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। देखिएगा, यहां से चलिए। पॉइंट कहता है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। रात में जो अनगिनत तारे चमक रहे हैं आसमान में, वो भी सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने की वजह से हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं, है ना। अब जिस दिन बढ़िया चांद निकला हो तो देखिए कितनी रोशनी लगती है, दिन लगने लगता है। अगर आसमान साफ है, बढ़िया चंद्रमा निकला हुआ है रात में, फिर भी बहुत बढ़िया साफ नजर आता है। तो इनकी ऊष्मा प्रकाश कम होता है तो हम महसूस नहीं करते, वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट कहता है, आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। यहाँ तक कि अगर आप कभी 2-3 मंजिल ऊपर मकान पे चढ़ जाओ, नीचे देखो तो चीज़ें छोटी नज़र आती हैं। गाड़ी देखो, किसी मनुष्य को देखो, पेड़ पौधों को देखो, छोटे छोटे नज़र आने लगते हैं। पहाड़ों पे हम लोग जाते हैं, नीचे की चीज़ें कितनी छोटी लगती हैं ना। तो ऐसा ही होता है कि दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है, जैसे हम इसको अपनी मुट्ठी में पकड़ लेंगे, जबकि हम उसके कोने के बराबर नहीं होते हैं, है ना। तो रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई अनेक आकृतियों को देख सकते हैं। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा, जो तारों इस तारों का जो ग्रुप है उसके द्वारा बनाई गई अलग अलग प्रकार की आकृति दिखाई देती है। इसको नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस ऐसे पॉइंट्स को नोट करिएगा। जहाँ पे हमने ये कलर किया हुआ है इसको बहुत ध्यान से पढ़िए, इसको नोट करते चलिए। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है? यह भी एक नक्षत्र मंडल है। आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्तम यानी कि 7 ऋषि माने संत, 7 ऋषियों का या 7 तारों का समूह। ये क्या है? ये 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का ही एक भाग है। ठीक है। आगे पॉइंट कहता है कि अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों और नक्षत्र मंडलों को दिखाए और आपको बताए। अब यहाँ पे एक इमेज है, इसको देखिएगा, इसको समझिएगा। देखिएगा, ये एक लड़की खड़ी हुई है। ठीक है। ये हमको यहाँ पे ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि जैसे ये देखिए, ये क्या है? ये सांकेतिक तारे हैं, है ना। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है? ये 7 तारों का समूह है। क्या है? ये जो है यही 7 तारों का समूह है, जिसको सप्तऋषि कहा गया है। ठीक है। और यहाँ से ये बिल्कुल सीधा डायरेक्शन में देख रही है, तो इसको ध्रुव तारा नजर आ रहा है। क्या है? यहाँ पे इसको ध्रुव तारा नजर आ रहा है। ठीक है। अब देखिए आगे पॉइंट हमें क्या कहता है? पॉइंट कहता है कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे।
पुराने ज़माने में भाई लोग कैसे पहचानते थे, तो तारों की सहायता से रात में पता लगाते थे कि ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूरब दिशा है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। जो उत्तरी तारा है ये उत्तर दिशा को बताता है, इसको ध्रुव तारा भी कहते हैं। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। किसकी बात हो रही है? देखिए, ये जो ध्रुव तारा है ये रहा, ये हमेशा अपने पॉइंट पर रहता है, कभी भी इधर उधर नहीं होता। तो ये ध्रुव तारा है ना, उत्तरी दिशा में। इधर देखिए ये उत्तर दिशा है, इस दिशा में तारा है और ये अपनी जगह से कभी हिलता नहीं है। तो ये उत्तरी तारा है जो कि उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम जो ऊपर चित्र देख रहे हैं उसमें सप्तऋषि मंडल के सांकेतिक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए और उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ये ध्रुव तारे की ओर इंगित करती है। जैसा कि यहाँ पे कह रहा है कि ये जो तारे हैं यहाँ से इनको बिल्कुल मिलाते हुए अगर आप ऐसे हमने खींची लाइन तो ये देखिए ध्रुव तारे तक पहुँच रही है, तो यही ध्रुव तारा है यहाँ पे। ओके, इतनी बात होती है क्लियर इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट को समझिए। कहता है कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता। कुछ ऐसे खगोलीय पिंड होते हैं जिनमें उनका अपना न तो ऊष्मा है न प्रकाश है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं, जिनके पास न तो अपना प्रकाश है न अपनी ऊष्मा है, वो क्या है? ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ये तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना हुआ है। ग्रह क्या है? अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। जो ग्रह होते हैं ये चारों ओर घूमते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ये क्या है? ये भी एक प्लैनेट है, ये भी एक ग्रह है ना। यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन है तो वो सूर्य है। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट यूपी टेट में पूछा जाएगा। ठीक है, कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा तो वो सूर्य हो जाएगा। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है या होगी। एक पॉइंट यहाँ पे और है, ये पॉइंट क्या कहता है? कुछ रोचक तत्व में देखिएगा। कहता है कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। इनके चारों तरफ छल्ले टाइप से दिखाई देते हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियाँ ही हैं। ठीक, पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, इनके चारों ओर छल्ले हैं। आपसे क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं, तो आप ध्यान रखिएगा बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो ये यहाँ पे इसको दिया गया है और इसके बारे में भी नीचे हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे, क्योंकि ऐसे इसको घुमा करके पढ़ नहीं सकते। ठीक है, इसके बारे में नीचे डिटेल में दिया है, अभी पढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखिए, पॉइंट कहता है कि क्या आप जानते हैं? देखिए, कहता है क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। पौराणिक जो रोमन कहानियां हैं उनमें सोल किसको कहा जाता है? सूर्य देवता को। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित। क्या होता है? सूर्य से संबंधित। इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम कहा जाता है। सूर्य के परिवार को क्या कहा जाता है? सोलर सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए शब्द की उत्पत्ति की बात कर लेते हैं। कहता है कि जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। जियोग्राफी, भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जियोग्राफी जो है यह एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। जो जियोग्राफी शब्द है कहाँ से लिया गया है? अंग्रेजी शब्द है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। जियोग्राफी का मतलब क्या है? पृथ्वी का विवरण।
यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर के बना है, जिसमें जीई शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। ठीक है, तो पृथ्वी के बारे में विवरण लिखा गया, पृथ्वी के बारे में लिखा गया, तो ये जियोग्राफी बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जियो लगा दिया और उसके साथ लॉजी लगा दी, तो ये जियोलॉजी हो गया। जियोलॉजी का मतलब हो गया पृथ्वी का अध्ययन। अगर इसको हम जियो और मैट्री कह दें, जियोमेट्री, तो ये पृथ्वी का मापन हो जाएगा। अगर इसको हम जियोऑइड कह दें तो ये बन जाएगा जियोइड, और जब जियोइड बन जाएगा तो उसका मतलब हो जाएगा पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपसे यूपी टेट में जरूर पूछ लेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, पहले ऊपर से पढ़ लेते हैं फिर नीचे का पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमसे कहता है, बड़ा प्यारा सा पॉइंट है, कि आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है सर? आसमान में दिखने वाला जो चंद्रमा है ये भी एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है और इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह भी हैं। जैसी हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है सर? पृथ्वी जो है यह एक प्लेनेट है, पृथ्वी एक ग्रह है। ठीक है, तो पृथ्वी के समान ही 7 और ग्रह हैं। कितने? 7 और ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं, जैसे कि पृथ्वी करती है। क्योंकि भाई पृथ्वी भी तो सूर्य से ही प्रकाश और ऊष्मा ले रही है, तो ऐसे ही 7 और भी प्लेनेट हैं जो सूर्य से अपनी ऊष्मा और प्रकाश ले रहे हैं। ठीक है, उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। अब चलिए सौरमंडल की बात कर लेते हैं। देखिएगा, सौरमंडल, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। कौन कौन मिले हैं? सूर्य, 8 ग्रह हैं, कुछ उपग्रह हैं, कुछ खगोलीय पिंड हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, ये सब मिलकर के और उल्का पिंड मिलकर के सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। मालिक कौन है सबका? सूर्य, ये परिवार का मुखिया है। ठीक है, आइए सूर्य के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। देखिएगा, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य कहाँ स्थित है सर? सूर्य जो है यह सौरमंडल के सेंटर में स्थित है। ये बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है, एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। बहुत सारी गर्म गैसों से बना हुआ गोला है ये सूर्य। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। ठीक है, इसका जो खिंचाव है ना, इसका जो आकर्षण है, खिंचाव है, इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। ठीक है, सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र सोर्स है, एकमात्र स्रोत है। कौन? सन। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर है। ठीक है, अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जो है पृथ्वी का सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है, बहुत नज़दीक होने के बावजूद भी बहुत दूर है। ठीक है, बढ़िया तगड़ी धूप निकली हो, बैठ नहीं पाते हो धूप में, है ना, या धूप में हम लोग रुक नहीं पाते हैं। और सोचो अगर ये थोड़ी बहुत और पास होता तो क्या होता। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना दूर है सर? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आइए ग्रह की बात कर लेते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं सर। कितने ग्रह हैं? टोटल मिलाकर के 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से अगर बात करें तो सूर्य से दूरी के अनुसार पहले आता है बुध, फिर उससे दूर है शुक्र, उससे दूर है पृथ्वी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, तो अब ये हो गया बुध, ये हो गया शुक्र, ये पृथ्वी है, ये मंगल है, ये बृहस्पति है, ये शनि है, ये यूरेनस है और ये नेपच्यून है। ठीक है, तो ये बुध जो है ये यहाँ पे है, ये बिल्कुल सूर्य के नज़दीक है। ठीक है, फिर उसके बाद ये बुध हो गया, फिर ये शुक्र है, ये पृथ्वी। इस तरीके से ये हमारे 8 ग्रह हैं सूर्य से दूरी के हिसाब से। ओके, तो इनके नाम याद रखिएगा, अक्सर पता लगे कभी कोई पूछ ले, एग्जाम में पूछा जाए तो आप बता ना पाओ। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये हमारे 8 ग्रह हैं।
सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का एक आसान तरीका यह है कि माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। ये पूरा स्टेटमेंट आप याद रख लीजिए तो आप इसको याद रख पाएंगे। अब अगर इसको इंग्लिश में याद करना हो तो एम लिखा है, एम फॉर क्या होता है सर? एम फॉर होता है मरकरी। एम फॉर क्या होता है? एम फॉर मरकरी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर नीचे आ गया वी, वी फॉर होता है वेनस, वी फॉर वेनस हो गया। ई फॉर क्या होता है? अर्थ, EARTH, ई फॉर अर्थ होता है। फिर एम आ गया, एम फॉर होता है मार्स, MARS, ठीक है। फिर जे आ गया, जे फॉर जुपिटर होता है, जे फॉर क्या होता है? जुपिटर होता है ना। फिर आ गया एस, एस फॉर क्या होता है? एस फॉर होता है सैटर्न, एस फॉर क्या होता है? सैटर्न। यू फॉर यूरेनस, एन फॉर नेपच्यून, ठीक है। तो ऐसे आप इसको इंग्लिश में भी याद रख सकते हैं। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर, एक फिक्स्ड डायरेक्शन पर, एक फिक्स्ड जो रास्ता है, बिल्कुल निश्चित पथ है, उस पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं, ठीक है। ये कक्षा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कक्षा कहलाते हैं, ठीक है। बुध जो है ये सूर्य के सबसे नज़दीक है। मैंने कहा ना कि यहाँ पे बुध है तो पहले सूर्य, शुक्र, यहाँ पे सूर्य है तो पहले बुध आएगा। बुध जो है ये सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। कितने? 88, ठीक है, ओके। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। पॉइंट को नोट कर लीजिए, कहीं आप भूल ना जाएं। किसको? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, हम अभी आपको आगे बताएंगे, ओके। देखिए, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003, UB313, सिरस और प्लूटो ये बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। क्या कहा जा सकता है इनको? इनको बौने ग्रह कहा जा सकता है। एक और पॉइंट है नीचे, कहता है कि क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है ना। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति से रिलेटेड जो अध्ययन करने वाले हैं खगोल, उनको खगोल शास्त्री कहा जाता है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, ठीक है। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह और चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी की बात कर लेते हैं। चलिए आइए पृथ्वी के बारे में जान लेते हैं। पॉइंट कहता है कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। यहाँ पे सूर्य है, पहला कौन सा हो गया? पहला मरकरी हो गया, दूसरा वेनस हो गया, तीसरा अर्थ हो गया, ठीक है। तो ये जो है दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह अर्थ है, और चौथा अगर पूछ ले तो मार्स हो जाएगा। इसके बाद जुपिटर आएगा फिर यहाँ पे, है ना। फिर उसके बाद सैटर्न आएगा, फिर यूरेनस आएगा, फिर नेपच्यून आएगा। तो पृथ्वी यहाँ पे तीसरा है, ये बात ध्यान रखिएगा। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में अगर पूछ ले तो पांचवां सबसे बड़ा ग्रह है। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, रट लीजिए, ठीक है। अगर पूछे दूरी के हिसाब से तो तीसरा है, आकार में पांचवां है, सबसे बड़ा ग्रह। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। कौन? पृथ्वी। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार, ओके। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं, जहां पर जीवन पॉसिबल है, जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पर धूप, बारिश, ठंड, गर्मी सब प्रकार का मौसम है और जीव के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, इसलिए यहाँ पे जीवन संभव है। वरना चंद्रमा पर कितना प्रयास किया जा रहा है, वहाँ पे ढूंढा जा रहा है कि जीवन पॉसिबल है कि नहीं है, लेकिन वहाँ पे जीवन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पृथ्वी पर ही हैं।
पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी, ना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा ठंड है। यहाँ पानी और हवा भी उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है जो कि जीव के लिए बहुत जरूरी है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह कौन है? पृथ्वी, क्योंकि यहीं पे जीवन संभव है, यहाँ पे वायु है, पानी है, सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें तो आगे हम बात करेंगे कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। किस रंग की दिखाई देती है सर? नीले रंग की। क्यों? क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। किसको नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। एक पॉइंट और आपके सामने है कि प्रकाश की जो गति है वो लगभग 3 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। सर कितना टाइम लगता है? 8 मिनट लग जाते हैं सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। इतनी बात क्लियर है। एक और रोचक तथ्य है हमारे सामने, कहता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। ओके, इसको भी ध्यान रखिएगा। आइए थोड़ी सी बात चंद्रमा के बारे में कर लेते हैं। देखिएगा, चंद्रमा यहाँ पे अंतरिक्ष से लिया गया चंद्रमा का फोटो है जो आपके सामने है। कहता है कि हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास कितने उपग्रह हैं? सर एक है। कौन सा? चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है, पास में है, इसलिए थोड़ा बड़ा नज़र आता है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी कितनी दूर है सर? पृथ्वी तो 15 करोड़ किलोमीटर, सूर्य जो है वह 15 करोड़ किलोमीटर दूर है और चंद्रमा 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ठीक है, इतनी बात होती है क्लियर। अब देखिए यहाँ पे नीचे ये रॉकेट के 3 चित्र आपके सामने दिए गए हैं। ये है रॉकेट का प्रक्षेपण यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना और ये जो है ये उपग्रह का कक्षा में प्रवेश हो रहा है। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए उपग्रह, चलिए उपग्रह की जानकारी ले लेते हैं। उपग्रह जो है ये एक खगोलीय पिंड है। उपग्रह क्या है? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। समझिए पॉइंट को। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर लगाते हैं। ठीक है, अब मानव निर्मित उपग्रह जो है ये क्या है? जो मानव द्वारा निर्मित है। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करना और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे इनसेट, IRS, एडुसेट, ये जो हैं ये अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं। ठीक है, इतनी बात होती है क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत मज़ेदार है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में सर? 27 डेज में 27 दिन लग जाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। क्या होता है? हमें पृथ्वी से जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो इसका एक ही भाग हमको दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं और इसकी सतह पर पर्वत हैं, मैदान हैं, गड्ढे हैं, है ना। चंद्रमा जो हम ऊपर देखते हैं ये ऐसा ही बड़ा प्यारा नहीं है, ये इसके ऊपर पर्वत हैं, मैदान हैं, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है।
आइए आगे बात करते हैं, क्षुद्र ग्रह की बात कर लेते हैं। ये क्षुद्र ग्रह का पिक्चर आपके सामने है। क्षुद्र ग्रह क्या होता है? देखिए, तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। भाई तारे, ग्रह, उपग्रह ये तो लगाते ही लगाते हैं, बहुत सारे छोटे पिंड हैं जो सूर्य के चारों चक्कर लगा रहे हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं सर? क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं। जो ग्रह हैं इनके ही ये भाग हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए, तो अब उनको क्षुद्र ग्रह नाम दे दिया गया, जबकि ये पहले इनमें ही समाये थे, यानी कि इन्हीं का हिस्सा थे जो टूटकर इनसे अलग हो गए। ठीक है, उल्कापिंड की बात कर लेते हैं। देखिएगा, बहुत प्यारा चैप्टर है, यहाँ से कई क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं हर साल। सूर्य के चारों चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े हैं जिनको उल्कापिंड कहा जाता है। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। ऐसा लगता है कि अब पृथ्वी पर ही गिर जाएगा। इस प्रोसेस के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप होता क्या है कि चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे भी बन जाते हैं अगर वो पूरी तरीके से जल नहीं पाया है। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? हो सकता है देखा हो, जैसे कि यहाँ पे ये सफ़ेद पट्टी आपको नज़र आ रही है ना, इसी की बात यहाँ पे हो रही है। तो ये जो पट्टी होती है ना, ये लाखों तारों का एक ग्रुप होता है। यह पट्टी आकाश गंगा, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम मिल्की वे कहते हैं। जिसको क्या कहा जाता है सर? मिल्की वे कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। ठीक है, प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी कि ये प्रकाश की एक बहती नदी है। ऐसा माना गया था कि ये प्रकाश की बहती नदी है। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ठीक है, ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना बहुत कठिन है कि ये कितना बड़ा है। इसकी तो कल्पना करना ही कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। ठीक है, आइए अब इसके क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये हमारे द्वारा तैयार किया गया मटेरियल है। जैसे ये जो पीडीएफ है पूरी, ये 181 पेज की है। कितने पेज की है? 181 पेज की है। ठीक है, इसमें हमने कक्षा 6 से 8 तक की जो एनसीईआरटी है उसके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। ठीक है, जैसे क्लास 6 का चैप्टर 1 हो गया, हमने चैप्टर 1 वहाँ से पढ़ लिया और उसके क्वेश्चंस हमने यहाँ पे दे दिए हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस हम यहाँ से पढ़ लेंगे। तो ये पीडीएफ अगर आप लेना चाहें तो उसका प्रोसेस हम आपको बता देते हैं। इस पीडीएफ को लेने के लिए आप हमें इस नंबर पे 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। आपको कंप्लीट एसएसटी के नोट्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी तीनों के कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिसमें आपको 250 पेडागोजी क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे और चैप्टर के 7 क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, जिससे कि आपको बाहर से एसएसटी का कुछ भी न खरीदना पड़े न पढ़ना पड़े। ठीक है, तो अब इस चैप्टर के क्वेश्चंस देख लेते हैं हम कि फर्स्ट चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पीछे पूछे गए हैं। देखिए, एक तो ये क्वेश्चन है, कहता है कि अच्छा जो भी क्वेश्चन का आंसर है वो हमने साथ में दिया हुआ है ताकि बच्चे को ढूंढने में या पढ़ने में दिक्कत ना हो। कहता है कि इनमें से किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले होते हैं। तो हमने अभी पीछे पढ़ा कि देखिए बृहस्पति, शनि और यूरेनस, ये ऐसे ग्रह हैं जिनके चारों ओर छल्ले होते हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा इसमें ए राइट हो जाएगा। अभी जो पिछले साल परीक्षा हुई 14 दिसंबर 2024 को, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। कहता है
कि ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, बात तो सही है। वे केवल चट्टानों से बने होते हैं, ऐसा नहीं है। सभी ग्रहों के अपने चांद होते हैं, ऐसा भी नहीं, ये भी गलत है। केवल फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कि वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। 14 दिसंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। इतनी बात होती है क्लियर। अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए, प्रश्न कहता है, एक रोल प्ले या नाटक में सौर मंडल के ग्रहों को सही आकार में दिखाने के लिए एक टीचर 2 समान कद और वजन के छात्रों को चुनता है। ऐसे 2 छात्र जिनका कद समान है, जिनका वजन समान है, निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रहों का अभिनव वे कर सकते हैं। देखिए, ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जो समान हैं, तो वो है पृथ्वी और शुक्र, क्योंकि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, क्योंकि इनका कद और वजन लगभग ये एक जैसे हैं, समान है। तो यहाँ पे पृथ्वी और शुक्र आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि कथन ए और बी को पढ़िए। कहता है, पृथ्वी मध्य में थोड़ी चपटी और ध्रुवों पर उभरी हुई है। ऐसा तो नहीं है, पृथ्वी जो है वो बीच में उभरी है, ध्रुवों पर चपटी है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है, मध्य में उभरी हुई है, ये ऑप्शन सही है। ए गलत है, लेकिन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर पूछता है हमसे, कहता है कि निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह अपने विशिष्ट लक्षणों से सुमेल कीजिए। तो बृहस्पति बाहरी ग्रह है, ठीक है, ये भी सही है। पृथ्वी को हम नीला ग्रह कहते हैं, जी बिल्कुल राइट है। शुक्र ग्रह जो है चट्टानों से बना है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों ही राइट हो जाते हैं। अगला प्रश्न हमसे कहता है कि चंद्रमा के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। कहता है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल, हमने अभी पीछे पढ़ा था कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है, ठीक है। चंद्रमा को अपने अक्ष पर घूमने और पृथ्वी के चारों चक्कर लगाने में लगभग सेम यानी कि बराबर समय लगता है, 27 दिन का। बात तो सही है। यहाँ पे ए और बी दोनों सही है, बी जो है वो सही व्याख्या कर रहा है ए की। 7 नंबर क्वेश्चन, जो कि 17 जनवरी 2023 का प्रश्न है। कहता है, क्षुद्र ग्रहों के बारे में नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ें। देखिए, सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, ठीक है। कभी कभार वे पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं और इस पर गिर जाते हैं। नहीं, गिरते नहीं हैं, ऐसा लगता है कि अब ये गिर जाएंगे। उनकी प्रवृत्ति वो गिरने जैसी प्रतीत होती है, लेकिन गिरते नहीं हैं। जरूर नहीं कि गिर जाएं, गलत है। ये मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। मैंने कहा था कि ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ये मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, ठीक है, क्षुद्र ग्रह। तो ये यहाँ पे ऑप्शन आपका ए और सी राइट हो जाता है। अगला प्रश्न 21 जनवरी 2024 का प्रश्न है। कहता है कि हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना। हाँ, ये क्वेश्चन जो है सीटेट के हैं, सीटेट में पूछे गए हैं इस तारीख में। कहता है कि हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। किस किस से बना हुआ है? तो यह सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, इन सभी से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और आज का मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन है ये, और जो कि प्रश्न हमारा 14 दिसंबर 2024 का प्रश्न है। कहता है, ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जी बिल्कुल। वे केवल चट्टानों से बने होते हैं, नहीं। सभी ग्रहों के अपने चांद होते हैं, नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर। कल हम लोग सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। यदि आपने एसएसटी के नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं तो जो नंबर दिया गया है यहाँ पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नोट्स लेकर के अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, समय आपके पास बहुत कम है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।